चलिए भाई, तो पिछली क्लास में जब हम वेस्पर की बात कर रहे थे वेस्पर थ्योरी, कुछ याद आ रहा है? तो वेस्पर थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे तो हम बोल रहे थे डबल बॉन्ड रिपल्शन, फिर हमने कहा था डबल बॉन्ड लोन पेयर रिपल्शन, फिर हमने कहा था डबल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तब हमने कहा था कि ऑड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से पहले हमें सीखना पड़ेगा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन। तो अपन ने ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, याद आया? बोलो। तो अब यहां पर अपन बात कर रहे हैं वेस्पर की, तो उसमें हम पढ़ रहे हैं डबल बॉन्ड लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर आपका डबल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड रिपल्शन आता है, और फिर आपका जो है वो डबल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आता है। ठीक है, अब इसी बेस पर आपसे एक सवाल पूछा है, आपसे बोला है कि NO2 माइनस NO3 और NO2 प्लस। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है वो बॉन्ड एंगल की बात हो रही है, तो बॉन्ड एंगल आपको दिया हुआ है और आपको मैच करना है, मैच द कॉलम क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैच द कॉलम क्वेश्चन है। तो आप इनके एंगल्स ऐसा नहीं कि ये जो मैं सामने लिख रहा हूँ वही एंगल है, इनमें से आपको मैच कराना है। P A B C D और ये P Q R और S C। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अब मैच कराना है तो मैच कैसे करें, जल्दी से बताएं। तो देखें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये NO2 दिखाई दे रहा है। अगर आप NO2 की बात करते हैं तो NO2 का स्ट्रक्चर हमने ऐसा बनाया था, याद है? ये हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या आएगा? sp2 आने का मतलब एंगल 120 होगा हमारे हिसाब से। जो भी चेंज आएगा वो 120 से करना है, घटेगा बढ़ेगा 120 से देखना है। अब आप देखो, इस कोऑर्डिनेट को हमने पहले पढ़ा था कि इसको हटा करके हम नेगेटिव और पॉजिटिव लगा सकते हैं और इसमें रेजोनेंस हो सकता है। तो जब हमने इसकी बात की थी तो हमने कहा था रेजोनेंस हो सकता है, तो ये फिर यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आ गया। यहाँ आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, यहाँ आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपका ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और एक नेगेटिव है तो यहाँ क्या आएगा? हाफ और ये हाफ। क्लियर? अब आप देख सकते हो आपके डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ये डबल बॉन्ड एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक तो, और दूसरा ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड को रिपल करेगा। अब यहां फील लो आप, डबल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, दोबारा बोलो, डबल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, डबल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है या डबल बॉन्ड रिपल्शन? बस इतना सा बता दो आप, तो आपको पता चलेगा कि डबल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा है, डबल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा है, डबल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा है। सोचो, डबल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा है तो एंगल बढ़ेगा, तो 120 से बढ़ जाएगा। 120 से बढ़ा हुआ एंगल कौन सा है? 180 एक तो, और 134। 180 तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 180 होने के लिए फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होना पड़ेगा आपका? sp। तो क्या sp हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है? नहीं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने? sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही है, तो एंगल जो बढ़ेगा वो 120 से थोड़ा सा बढ़ेगा, इसलिए जो एंगल इसमें लग रहा है मुझे वो एंगल आ रहा है 134। तो यानी कि मुझे समझ में आ गया कि जो NO2 है उसका जो बॉन्ड एंगल है वो आपका आएगा 134, क्योंकि वहां पर डबल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा होगा ऑड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड से। क्या बोला, जल्दी बताओ? ऑड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड से। क्या बोला, जल्दी बताओ? ऑड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड से। क्या बोला, जल्दी बताओ? ऑड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड से। क्लियर सबको? तो ऑड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड से होगा। क्लियर यहां तक? आगे देखते हैं। अब दूसरा मॉलिक्यूल देखो, दूसरा मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं NO2 प्लस, तो यार NO2 प्लस का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है, अब इसमें एक सिग्मा दो सिग्मा आएगा तो यहाँ sp आएगा, तो इसका एंगल तो अपने आप ही 180 आ गया, तो ये तो 180 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब NO3 की बात करते हैं। हमने लुईस में NO3 बनाया था ऐसे,
अब आप इसमें अगर रेजोनेंस कराओगे तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस के बाद हमने जो बनाया था इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ये आएगा। आपको मैंने चार्ज भी बताया था इसका -2/3 डेल्टा, इसका जो चार्ज है वो भी क्या था, -2/3 डेल्टा। तो -2/3 डेल्टा आ गया क्योंकि -2 था यहाँ पे टोटल, और वो 3 ऑक्सीजन पर घूम रहा था, तो -2/3 डेल्टा आ गया। आया ना। अब आप देखो ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड तीनों 120 पर है। अगर ये तीनों 120 पर है, अगर यह तीनों 120 पर है, तो आप सोच सकते हैं कि यह तीनों अगर 120 पर है तो एंगल क्या आएगा, 120, क्योंकि रिपल्शन कैंसिल हो जाएंगे। ये इसको जितना रिपल करेगा उतना ये इसको रिपल करेगा, उतना ही ये इसको रिपल करेगा, तो ये सारे रिपल्शन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो 120 आएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर सबको। तो ये भी 120 आ गया। अब आगे आते हैं अपन NO2-। NO2- का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लोन पेयर होता है। अब आप इसमें रेजोनेंस कराएंगे ऐसे, हमने पहले पढ़े हुए हैं ये स्ट्रक्चर, रिवाइज करना भाई। तो आप देखो ऐसा आएगा, आया ना। जब ऐसा आएगा तो यहाँ नेगेटिव था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब रेजोनेंस हाइब्रिड आप बनाओगे, सिचुएशन को समझना। तो लोन पेयर है, ये नेगेटिव, हाफ आएगा नेगेटिव, यहाँ भी हाफ आएगा नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, दोनों को कंपेयर करो। ये ऑड इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहा था इस डबल बॉन्ड को, और यहाँ लोन पेयर रिपल कर रहा है डबल बॉन्ड को। लोन पेयर वाला डबल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ एंगल कम करेगा, एंगल कम करेगा तो 120 से कम होगा, और 120 से कम यहाँ पर एक ही एंगल दिखाई दे रहा है मुझे, 115 डिग्री, इसलिए इसका 115 डिग्री आया था। तो ये डबल बॉन्ड रिपल्शन का सीन है। समझ में आ रहा है सबको? बोलो, आया ना? क्लियर? क्लियर? तो डबल बॉन्ड लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए ये एंगल कम हो जाएगा। और अगर ये एंगल कम हो गया तो, ये एंगल कम हो गया तो 120 से कम एंगल एक ही था यहाँ पर ऑप्शन में, 115, इसलिए आंसर 115 गया। क्लियर सबको यहां तक? बोलो, आगे बढ़े। अब आगे की कहानी देखो। आगे की कहानी ये है कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेस्पर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम होता है, और बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम होता है। अब हम कौन सा रिपल्शन कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अभी हमने लोन पेयर पढ़ लिया, लोन पेयर बॉन पेयर पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं बॉन पेयर। आखिर बॉन पेयर से भी क्या फर्क पड़ता है? बॉन्ड पेयर भी आपस में रिपल करते हैं नहीं करते हैं, तो उनसे भी एंगल में चेंज आता है। उनके लिए बताया है ये फॉर्मूला उसने। अब ये फॉर्मूला क्यों बताया है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। क्लियर? ये आपका बॉन्ड है, और ये बॉन्ड है। क्लियर सबको यहां तक? अब अगर हम बात करें तो अब हम लोन पेयर की बात नहीं कर रहे, अब हम बॉन्ड पेयर रिपल्शन की बात कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इधर। और यहां मैंने ले लिया सल्फर। ठीक है, अब दिमाग की बत्ती जला रहे हैं हम। आपसे कहा जा रहा है यहां पर कि x और ये y, इनमें कंपेयर करो एंगल। क्या कर रहा है? कंपेयर बॉन्ड एंगल x एंड y, कंपेयर
बॉन्ड एंगल एक्स एंड वाई। क्या बोल रहा है जल्दी बताओ, कंपेयर बॉन्ड एंगल एक्स एंड वाई। तो अगर आप एक्स और वाई में कंपेयर करके देखो तो क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान देना इधर, तो यहां पर क्या होगा कि जब अपन इस बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा। या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं है सेंट्रल एटम, यहां पर ये सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं है, तो सल्फर अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ऑक्सीजन भी अपनी ओर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। आप बस इतना सा बताओ दोनों में से कौन ज्यादा खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा या सल्फर खींचेगा। तो आप पता लगेगा आपको कि सल्फर, आपको पता क्या चलेगा जल्दी बताओ। ये आपका लोन पेयर दिख रहा है, नहीं बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है। अब मुझे सिर्फ इतना सा बताओ, ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है और सल्फर अपनी ओर खींच रहा है, कौन ज्यादा खींचेगा सोचो। अगर आप देखोगे तो यार ये ज्यादा खींचेगा, ये ज्यादा खींचेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी, यहाँ ज्यादा आएगी, तो ये आपस में थोड़ा सा रिपल करेंगे, रिपल करेंगे तो हल्का सा एंगल क्या होगा, ज्यादा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम आएगी, ये रिपल करेंगे लेकिन इसके रेस्पेक्ट में कम करेंगे, तो ये एंगल क्या आएगा, थोड़ा सा कम, एक्स वाई से ज्यादा होगा। थोड़ा सा कम है तो एक्स वाई से ज्यादा आएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। क्यों, क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब भी ज्यादा होगी तो वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अगर वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये आपस में यहाँ पर रिपल करेंगे, वो यहाँ पर आपस में अपने रिपल करेंगे। अगर वो रिपल करेंगे तो ज्यादा रिपल्शन कहाँ होगा, वहां थोड़ा एंगल बढ़ जाएगा, तो यहाँ एंगल बढ़ गया इससे एक्स, तो एक्स हो गया, ठीक है। अगला देखो सराउंडिंग एटम वाला, अब देखो इधर, यहां पर अब सराउंडिंग एटम कौन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। तो अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है तो वो अपनी ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो यहां आ जाएगा, ये अपनी ओर खींचेगा तो यहां आ जाएगा। अब देखो यहां आ रहा है तो इसका मतलब इस जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम, तो यहां रिपल्शन बहुत कम आएगा। लेकिन यहां रहेगी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहां रिपल्शन ज्यादा आएगा, तो एंगल ये ज्यादा होगा, θ1 θ2, तो θ1 ज्यादा होगा। इसका मतलब सिंपल है, याद करो इसको जल्दी से दिमाग में बिठाओ कि अगर बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम होगा तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है, दोबारा बोलो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो एंगल ज्यादा, और अगर सराउंडिंग एटम की ज्यादा है तो एंगल कम। अगला देखो सवाल बताना अब। आपको बोला उसने ये x है और ये y है, चलो बताओ x और y में, अब फटाफट से सॉल्व करो, दिमाग लगाओ। अब देखो वापस, यहाँ पर Cl, यहाँ Br। अब आप दिमाग लगाओ, सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl है
और ये Br है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सेंट्रल एटम में? Cl की। अगर Cl की ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा? X ज़्यादा आएगा Y से। क्लियर? अगला सवाल बताओ, कंपेयर बॉन्ड एंगल। बताओ जल्दी बताओ। बहुत आसान है, सेंट्रल एटम देख लो आप, यही है, सराउंडिंग एटम तो सब में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से तो कोई लेना देना नहीं है। अब सेंट्रल एटम देखो आप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो अब आप दिमाग लगाओ, तो आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा? बोलो, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो क्या होगा? एंगल कम होगा। इधर देख के बताओ, H2O, H2S, H2SE और H2TE। अब बताओ, यहां पर भी सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे आने पर कम हो रही है, एंगल भी कम हो जाएगा। बस ऐसे सोचते करना है, अपने आप एंगल समझ में आने लग जाएंगे आपको। अब देख के बताओ, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो तो सेंट्रल एटम तो सेम है, तो किससे डिसाइड होगा? अब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो एंगल कम हो जाएगा। क्लियर? इसमें बताओ, क्लियर? अब देखो, इनका एंगल सबका बराबर आएगा, सबका एंगल 120 आएगा, यहाँ एंगल में चेंज नहीं आएगा, यही आईटी कहलाएगा। बेटा यही आईटी है। अब फंस गए अब आप बुरी तरह से, क्योंकि आपके हिसाब से तो क्या लग रहा था, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो चेंज हो रही है, तो इसका एंगल सबसे कम होना चाहिए। लेकिन आप भूल गए, यहाँ पर कहीं पर भी लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री कहीं भी डिस्टॉर्टेड नहीं हो रही है। ये BF3 हो गया, ये BCl हो गया, ये Br हो गया, ये Bi हो गया। क्लियर? अब दिमाग लगाओ, यहां पर आप देखोगे तो तीनों जगह F F F दिख रहा है, तो इसका मतलब रिपल्शन आएगा, लेकिन वो रिपल्शन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 120 का एंगल है। यहाँ रिपल्शन आपके क्या आएगा? एंगल 120 है तो कैंसिल, यहाँ रिपल्शन है तो एंगल है तो कैंसिल, यहाँ रिपल्शन एंगल कैंसिल, आया ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? कैंसिल हो गया ये तो, बोलो। तो यहाँ हर जगह रिपल्शन कैंसिल होता चला जाएगा। क्लियर? हर जगह रिपल्शन कैंसिल होगा तो एंगल 120 ही तो आएगा यार। क्लियर? तो यहाँ कोई लोन पेयर भी नहीं है जो ज्योमेट्री को चेंज कर रहा हो। भाई लोन पेयर होता तो धक्का देता तो मुड़ जाता तो एंगल में कोई चेंज आता, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है? क्लियर? अगला देखो, अब बताओ HF, HCl, HBr और HI सबका एंगल कितना आएगा?
सबका 180 आया होगा आपके, आया ना? बोलो, सिंपल है। गलत, बॉन्ड एंगल कैन नॉट बी कंपेयर। बॉन्ड एंगल कांट बी कंपेयर, हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? बॉन्ड एंगल कांट बी कंपेयर, हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहां एक ही बॉन्ड है। क्या बोला, जल्दी बताओ। बॉन्ड एंगल में एक ही बॉन्ड आ रहा है। अगर एक ही बॉन्ड आ रहा है तो आपको क्या बताया गया था, बताओ? एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, कैन नॉट कंपेयर। क्योंकि बॉन्ड एंगल का डेफिनेशन क्या होता है? बॉन्ड एंगल लिखो, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। बॉन्ड एंगल क्या होता है, बताओ? एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। दो बॉन्ड होने चाहिए बॉन्ड एंगल निकालने के लिए, तो यहां एंगल है ही नहीं। ठीक है, चलो अगला देखो। आपसे पूछा है, ये एक्स एंगल दे दिया, ये वाई एंगल दे दिया। ये एक्स एंगल है और ये वाई एंगल है। बताओ, एक्स और वाई में कंपेयर करो एंगल, ट्राई करो। हो गया? अब इसको कैसे किया? सेंट्रल एटम तो ये हो गया, सराउंडिंग एटम इसके एफ हो गए। सराउंडिंग एटम एफ है और ये एच है। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एंगल कम। तो एक्स और वाई में कौन ज्यादा होगा? एक्स। एक्स और वाई में कौन ज्यादा होगा, बताओ? एक्स। एक्स और वाई में कौन ज्यादा होगा, बताओ? एक्स। क्लियर? अब यहां पर एक बात बताता हूं मैं, ये एंगल अलग आएगा, ये एंगल अलग आएगा, तो क्या इसमें सारे एंगल सेम है? क्या ये sp3 है? ज्योमेट्री भी इसकी टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन मेरा एक सवाल है कि sp3 है, टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री सेम होगी, टेट्राहेड्रल है, लेकिन एंगल सेम नहीं है। ये एंगल अलग आएगा, ये एंगल अलग आएगा। तो इस तरह की ज्योमेट्री जिसमें सारे एंगल सेम नहीं होंगे, उसके लिए एक स्टेटमेंट आएगा, नॉट परफेक्ट टेट्राहेड्रल, या नॉट रेगुलर टेट्राहेड्रल। नॉट परफेक्ट टेट्राहेड्रल, नॉट रेगुलर टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल तो बोलेंगे, लेकिन परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं है। परफेक्ट टेट्राहेड्रल कैसे कहते हैं? जिसमें सारे सराउंडिंग एटम सेम हो। पूछो क्यों? सारे सराउंडिंग एटम सेम होंगे तो सारे एंगल सेम आएंगे। जब सारे एंगल सेम होते हैं तभी तो परफेक्ट होगा वो टेट्राहेड्रल। तो अब नए सवाल पूछे जाएंगे आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट अ परफेक्ट या नॉट अ रेगुलर टेट्राहेड्रल। तो आप समझ जाओगे कि अगर किसी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में सारे एटम सेम नहीं है तो इसका मतलब है वो, बोलो, वो परफेक्ट नहीं रहा। परफेक्ट होने के लिए सारे सराउंडिंग एटम सेम चाहिए, तभी जाकर के परफेक्ट होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना इसको अच्छे से। सारे सराउंडिंग एटम जब सेम होते हैं तभी सारे एंगल सेम आते हैं, और जब सारे एंगल सेम आते हैं तभी ज्योमेट्री को हम परफेक्ट कह पाते हैं। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल तो है लेकिन परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं है, या रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं है। जबकि इसकी जगह अगर CF4 होता तो वो रेगुलर टेट्राहेड्रल था, CH4 होता तो वो रेगुलर टेट्राहेड्रल था। क्या बोला मैंने, बताओ? CH4 होता तब भी रेगुलर टेट्राहेड्रल था, CF4 होता तब भी रेगुलर टेट्राहेड्रल था।
क्लियर? तो इस तरह के एंगल्स भी आप निकाल सकते हो। अब एक सवाल पूछेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बोला ही एच लगा देते हैं, एक्स और वाई। बताओ एक्स और वाई में जल्दी। आपके हिसाब से आया होगा कि यार ये एच है, ये सी एल है, सराउंडिंग एटम की बात हो रही है, तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी ज़्यादा है तो एंगल कम आना चाहिए, लेकिन यहाँ एंगल जो है वो वाई का ज़्यादा आएगा। यहाँ जो एंगल आ रहा है वो वाई का ज़्यादा है। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? यहाँ जो एंगल आ रहा है वो बोलो वाई का ज़्यादा आ रहा है। यहाँ जो एंगल आ रहा है वो वाई का ज़्यादा। अब वाई का ज़्यादा क्यों आ रहा है उसका रीज़न सुनो। यहाँ पर Cl का साइज है बड़ा, Cl का साइज अगर बड़ा है तो यहाँ क्या लगेगा? ये स्टेरिक रिपल्शन। Cl का साइज है बड़ा इसलिए वो क्या लग रहा है यहाँ पर? स्टेरिक रिपल्शन। Cl का साइज बड़ा है तो क्या लगेगा? स्टेरिक रिपल्शन। और एक फैक्टर और आएगा इसमें जो हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, वो होगा बैक बॉन्डिंग। अब आपको एक नया डाउट क्रिएट हो गया, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आपका स्टेरिक रिपल्शन लग रहा है? इसका एंगल आता है 104, इसका एंगल आता है 110.8। y बराबर 110.8 क्यों आया? ये रीजन हम सुन रहे हैं। क्या बोले जल्दी बताओ? y बराबर 110.8 आया तो क्यों आया? स्टेरिक रिपल्शन से और बैक बॉन्डिंग से। यहां पर हम बैक बॉन्डिंग की कोई बात नहीं करेंगे, बैक बॉन्डिंग हम यहां पर नहीं सीखेंगे। दोबारा से बोलो, क्या बोला मैंने? बैक बॉन्डिंग हम यहां पर नहीं सीखेंगे। दोबारा बोलो, बैक बॉन्डिंग हम यहाँ पर नहीं सीखेंगे और ना पढ़ेंगे। हम स्टेरिक रिपल्शन समझ रहे हैं बस, इसको हम आगे पढ़ेंगे। स्टेरिक रिपल्शन हमें कैसे पता चलेगा सर? देखो, अगर कभी सेकंड पीरियड पे यानी कि टेनिस की बॉल पे थर्ड पीरियड यानी कि फुटबॉल जुड़ा हुआ हो और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो यानी sp3, ठीक है, तो फिर वो स्टेरिक रिपल्शन आता है और एंगल बढ़ जाता है। अब अज्यूम करो कि ये आपका टेनिस की बॉल है, उस पर आपने यहाँ 2 फुटबॉलें लगा रखी हैं, तो ये फुटबॉल आपस में टकराएंगे, ऐसे धक्का पड़ेगा, इनमें धक्का पड़ेगा तो एंगल बढ़ जाएगा, धक्का पड़ेगा तो एंगल बढ़ जाएगा। क्या बोला जल्दी बताओ? धक्का पड़ेगा तो एंगल बढ़ जाएगा। फील ही नहीं आई? क्या बोला दोबारा बताओ मैंने? सेकंड पीरियड हो, उस पर आपका थर्ड पीरियड जुड़ा हुआ हो, थर्ड पीरियड अगर हो तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अगर हो, थर्ड पीरियड हो और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो तो स्टेरिक रिपल्शन होता है और एंगल बढ़ जाता है। स्टेरिक रिपल्शन होता है और एंगल बढ़ जाता है। स्टेरिक रिपल्शन होता है और एंगल बढ़ जाता है। नहीं आया ना फील अभी भी? क्लियर? नोट करके लिख लो आप। थर्ड पीरियड हो उस पर, सॉरी सेकंड पीरियड हो उस पर अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अब थर्ड में अगर रिपल्शन आएगा तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स में तो आएगा ही ना भाई। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो तो स्टेरिक रिपल्शन आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप देखो इधर एक और, अगर ये इतना बड़ा है तो इससे बड़ा होगा नहीं होगा? OBR तो और ज्यादा बड़ा होगा और OI का एंगल और बढ़ जाएगा इससे। ये करीब 111 होता है और ये करीब 112 हो जाता है, क्योंकि जितना स्टेरिक रिपल्शन यहाँ आएगा उससे ज्यादा यहाँ आ रहा है।
उससे ज्यादा यहां आ रहा है, क्यों? सेकंड पीरियड है, उस पर थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड जुड़े हो तो रिपल्शन आएगा। ठीक है, अब देखो इधर, अब अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर आप देख रहे हो ये सेकंड पीरियड का है और ये आपका मिथाइल है। मिथाइल का साइज क्या है? बड़ा है, बड़ा साइज है, बड़ा साइज, तो यहां पर भी क्या आएगा? रिपल्शन, क्योंकि सेकंड पीरियड पे अगर बड़ा ग्रुप जुड़ा हो तो भी रिपल्शन आता है और एंगल बढ़ जाता है। इसका नाम याद करो आप, क्या है? डाई मिथाइल ईथर। इसका नाम क्या है? डाई मिथाइल ईथर। क्या नाम है इसका, जल्दी बताओ? डाई मिथाइल ईथर। तो आप देख सकते हो कि ये डाई मिथाइल ईथर एक दूसरे को धक्का देंगे और जब ये धक्का देंगे तो एंगल बढ़ जाएगा 110.8। क्या होगा ये? 110.8। क्या होगा जल्दी बताओ? 110.8। क्लियर? तो डाई मिथाइल ईथर में भी रिपल्शन आ गया। आगे बढ़े, बिठा दूं इसको, क्योंकि मिथाइल बड़ा ग्रुप था। एक्स और वाई बताओ वापस। बहुत आसान है, वाई ज्यादा होगा ना, आया ना? अरे वाई ज्यादा होगा यार, बहुत सिंपल है। गलत, एक्स ज्यादा होगा। अब आप फंस गए, बोले सर अभी अभी आपने राइट नाउ, जस्ट अभी आपने क्या बोला था? स्टेरिक रिपल्शन आएगा। अभी अभी आप बोल रहे हो कि स्टेरिक रिपल्शन आएगा, जस्ट इससे पहले तो आपने स्टेरिक रिपल्शन करवा दिया, यहां मना कर रहे हो। हाँ, क्योंकि इससे पहले टेट्राहेड्रल था sp3, ये sp2 है, sp2 में 120 है, एंगल 120 है तो बहुत दूर दूर होंगे ये तो, बड़े बड़े ग्रुप, तो इन बड़े ग्रुप में कोई स्टेरिक रिपल्शन नहीं आएगा 120 है तो। 120 है तो ये तो बड़े बड़े ग्रुप हैं और बड़े ग्रुप है तो बहुत दूर दूर है, दूर दूर है तो रिपल्शन नहीं आएगा। लेकिन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो आएगा ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन आएगा तो एक्स बढ़ जाएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन की वजह से एक्स ज्यादा होगा, नोट करना। और वाई के लिए नोट करना, स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ 120 एंगल है, 120 पर रिपल्शन नहीं आएगा क्योंकि वो ग्रुप बहुत दूर दूर होंगे। हो गया? क्लियर सबको? अब इधर देखो वापस, एक और कंपेयर करो एंगल वापस से, एक्स वाई जेड, चलो करो, एक्स वाई जेड कंपेयर करके बताओ।
हो गया? अब देखो यहां पर सिंपल, सबसे पहला डाउट आपका जो मैं बता दूं, यहां स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगेगा। पूछो क्यों? 120 एंगल है, यहां स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगेगा। पूछो क्यों? क्योंकि 120 डिग्री का एंगल है। दोबारा बोलो, यहां स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगेगा। पूछो क्यों? क्योंकि 120 का एंगल है। अब बात करो आप वापस से, तो सराउंडिंग एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रही है तो फिर एंगल क्या होगा? घटेगा। एक्स ज्यादा होगा, वाई ज्यादा होगा, जेड। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रही है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रही है तो एंगल क्या होगा? बोलो। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रही है तो एंगल क्या होगा? घटेगा। क्लियर? अब इधर देखो अगला, अगर इस तरह से सवाल दे दे, ये देखो, अब ये एंगल आपको x आ गया, ये एंगल आपका y आ गया, तो क्या होगा? सोचो वापस, वापस से सोचो। ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका सल्फर है। दिमाग की बत्ती जलाओ। अगर ऑक्सीजन होगा तो सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ऑक्सीजन आ गया तो सेंट्रल एटम क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सल्फर क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, एक्स ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो एक्स ज़्यादा हो गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान रखना। मैंने बुक में भी डाले हुए हैं ये। अरे यार, आप बुक सॉल्व करते हो नहीं करते हो? होमवर्क करना शुरू कर देना अब। ठीक है, आपका होमवर्क है क्वांटम की जो शीट है वो आपको कंप्लीट कर लेनी है अब। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ये होमवर्क नहीं देते हैं। बेटा मैं होमवर्क इसलिए भी नहीं दे रहा अभी क्योंकि क्या है कि जैसे जो बेसिक्स है ना, उन बेसिक्स का क्या सवाल सॉल्व करोगे आप? मतलब मैं आपको एक सवाल दूं, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, पता ही हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। थोड़ा सा इधर मिक्सिंग वाले कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंचना शुरू होने चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो समझते हैं आगे। ठीक है, तो वो सब मैं करवा दूंगा, आप उसकी चिंता मत करना, है ना। उसको अच्छे से करेंगे अपन ढंग से प्रॉब्लम्स को। और अभी आप होमवर्क करना शुरू कर दें, आप क्वांटम पूरी कर लें और पीरियोडिक भी पूरी कर लें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक नया सवाल आएगा जो बहुत ही अच्छा है और आपसे 100% गलत होगा। ये बताओ इसका एंगल। अब आप अगर इसको ऐसे सोचोगे नॉर्मली, तो आपको ऐसा लग रहा है यार ये सराउंडिंग सेंट्रल एटम तो सेम है, सराउंडिंग एटम यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ फ्लोरीन है। लग रहा है नहीं लग रहा? क्या लग रहा है कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है, तो आपको लग रहा है कि सराउंडिंग एटम जो है वो फ्लोरीन है, तो सराउंडिंग एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एंगल कम,
तो एंगल कम आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आएगा एक्स और वाई। क्लियर? अब ये y ज्यादा कैसे हुआ, पता है क्यों? क्योंकि यहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। ये इसकी एक स्ट्रक्चर और होती है, O2F2 की एक स्ट्रक्चर आपको ऐसी और याद रखनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी आपसे। अब ये स्ट्रक्चर होती है, आप देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है नहीं आ रहा? अगर डबल बॉन्ड आएगा तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक दूसरे को रिपल करेंगे तो एंगल बढ़ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो रिपल्शन बढ़ जाएगा। जल्दी बोलो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो रिपल्शन बढ़ जाएगा। दोबारा बोलो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो ये y ज्यादा आएगा। ठीक है, यहां एंगल बढ़ गया तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर एक ये होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे और कौन कौन से स्ट्रक्चर आ गए, तो हम कैसे करेंगे? एक ही स्ट्रक्चर है बस, बाकी कहीं नहीं है। पूरे वेस्पर में आपने पढ़ा, सब सिंपल सिंपल था, जैसा चल रहा था वैसा ही है, कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर सबको? नोट करो इसको। अब एक टेस्ट में एक सवाल आया था कि भाई डी पाई पी पाई वाले में कुछ बच्चे कह रहे थे यार कैसे करे, चलो वो भी सिखा देते हैं आपको। ठीक है, देखना, वैसे आना चाहिए था आपको ये। ठीक है, डी पाई पी पाई बॉन्ड कैसे करते हैं देखो। मान लो आपसे बोला कि SO3 में हाउ मेनी डी पाई पी पाई बॉन्ड, सवाल दिया उसने। क्या बोला उसने? हाउ मेनी डी पाई पी पाई बॉन्ड इन SO3। तो आपको सबसे पहले SO3 का ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाना है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर का मतलब है लुईस नहीं बनाना। ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ। सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 6। तो अगर सल्फर 6 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है तो 6 बनाएगा यहाँ पे। और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ना है, ये जोड़ दिया। लुईस मत बनाना, लुईस बनाओगे तो कभी भी डी पाई पी पाई नहीं आएंगे, गलत होगा आपका। ठीक है, तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर से पता लग गया है 6 बना रहा है यहाँ पे। 6 बना रहा है तो आपको वीबीटी ने कहा था जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर तो 6 बॉन्ड बन रहे हैं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन भी 6 होने चाहिए। तो 6 होने चाहिए, तो यहाँ से ये एक्साइड करेगा। और एक्साइड करके कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? डी में। अब एक्साइड करके डी में गया, ये 1 और ये 1, ये डी में आ गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा अब आपको। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। दोबारा बोलो, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। दोबारा बोलो, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? सिग्मा। यहाँ कितने सिग्मा बन रहे हैं? 3, 1, 2 और एक 3। 1, 2 और 3 सिग्मा बन रहे हैं, तो यानी 1s और 2p तो चले जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ये कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? ये sp2 और ये sp2, ये आपके 3 sp2 हो गए। क्लियर? sp2 और sp2, 3 sp2 हो गए। अब बचा एक ये वाला ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है? p। और ये ऑर्बिटल कौन सा है? d। 3 अनपेड अभी और बचे हुए हैं। दिमाग की बत्ती जलाओ, 3 पाई भी तो बने बचे हुए हैं, 3 पाई भी तो बचे हुए हैं, तो यानी 3 पाई बॉन्ड बन रहे होंगे। ऑक्सीजन अपना कौन सा ऑर्बिटल देगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए? सोचो, 2p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल ही होगा मतलब एक तरह से। ऑक्सीजन अपना 2p देगा
सल्फर अपना एक ऑर्बिटल तो 3p देगा, तो यानी ऑक्सीजन दे रहा है 2p और सल्फर दे रहा है 3p, तो एक तो बन गया 2p पाए 3p पाए, ये वाला। अब बचे 2d, 2d बचे, 2d बताओ, 2d है, 2d है, 2d है, इसके कौन सा d है 3d, तो 2 तो 3d पाए किससे ऑक्सीजन से बना रहा है 2p पाए, यानी कि ऑक्सीजन वापस से 2p पाए देगा, लेकिन अब सल्फर कौन सा दे रहा है 3d पाए। तो कितने बन रहे हैं ये 1 और ये कितने बन रहे हैं 2। तो अगर आपसे सवाल पूछा हाउ मेनी डी पाई पी पाए, तो आंसर क्या दोगे आप 2। हाउ मेनी डी पाई पी पाए, आंसर 2। हाउ मेनी डी पाई पी पाए, आंसर 2। ऐसे आपको डी पाई पी पाई कैलकुलेट करना है। सौमित्र, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सौमित्र को डाउट आया था, सौमित्र परेशान हो गया था कि ये वाला सवाल कैसे गलत हो गया, तो ये अच्छा सवाल था, देना पड़ता है, अच्छे सवाल देने भी चाहिए, ठीक है। चलो बताओ फटाफट से नोट करो इसको, फिर अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं। अगला करो। SO2 में निकालो अब, चलो। हाउ मेनी डी पाई पी पाई बॉन्ड इन SO2, चलो अब इधर देखो। सबसे पहले SO2 का स्ट्रक्चर बनाया आपने, डबल बॉन्डेड, क्लियर। अब की बार यहां पर क्या हो रहा है, सल्फर, P4 है, तो यहां पर आपका देखो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर ये d ऑर्बिटल आएगा 3d, अब क्या हुआ, एक्साइट करो। एक्साइटेशन अब की बार ये एक ही करेगा बस, एक्साइटेशन एक ही करेगा, ये 1 2 3 4, एक्साइटेशन यही होगा बस। अब आप सोचो अगर एक्साइटेशन यही होगा तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, 4, क्लियर हो गया, क्योंकि 4 बॉन्ड थे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन करने थे, यहां नहीं किया अपन ने, ऐसा कैसे ही पड़ा है। हाइब्रिडेशन निकालो इसका, कितना आएगा, 1 2 3 sp2, वापस से यहां से यहाँ जाएगा, ये sp2 गया। अब sp2 गया तो ये एक बचा, कौन से p ऑर्बिटल है ये 3p, ये कौन सा बचा d, ये अपना p देगा एक तो इसको, और ये अपना d देगा, तो यानी कि एक तो आपका d कौन सा होगा 3d, और ऑक्सीजन तो वही अपना 2p देगा, और एक अपना ये कौन देगा 3p देगा सल्फर,
और ऑक्सीजन वही अपना 2p, यानी इसमें एक 3d पाई 2p पाई है और एक 3p पाई 2p पाई है। क्लियर? तो इस तरह से होगा। ये आप इसमें कोई डाउट मत लाना, ये पहले लिखो या ये पहले लिखो एक ही बात है, कोई भी पहले आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर सबको? इस तरह से आप डी पाई पी पाई भी निकाल सकते हैं। फिर एक सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ d orbital involved in bonding। करो देखो, फटाफट बताओ। हाँ, हाँ इधर देखो, यहाँ दिख रहा है आपको डी ऑर्बिटल कितने इन्वॉल्व है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ डी पाई पी पाई नहीं बोला है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व बोला है। यहाँ सवाल को समझना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले तो मैंने इसका एविडेशन बनाया तो sp3d दिखा, ये रहा आपका sp3d। कोई डाउट किसी को? इसका sp3d अगर है तो एक डी तो यही आ गया, एक डी तो आ गया। अब बाकी डी पाई पी पाई भी तो देखने पड़ेंगे। तो जीनोन का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे 5s2 5p6 होगा, लेकिन आप देखो कितने बॉन्ड बना रहा है वो, 2 2 4 2 6 7 और एक 8, तो यानी एक्साइड करना पड़ेगा इसको। यहां से भी एक्साइड किया ये, तो देखो कितने हुए जरा, 3 4 5 6 7 8। इसका हाइब्रिडेशन बताओ कितना हुआ? sp3d, ये आया sp3d।
तो 3 जो d ऑर्बिटल बचे उन्होंने तो ये पाई बॉन्ड बनाया, यानी कि 3 तो आपके क्या हो गए 3 d पाई p पाई, आया ना, 3 तो d पाई p पाई हो गए, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला गया। तो नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल अगर पूछे तो कितने डी इन्वॉल्व हुए हैं बॉन्डिंग में? 4। कितने डी इन्वॉल्व हुए हैं बॉन्डिंग में? 4। कितने इन्वॉल्व हुए हैं डी ऑर्बिटल बताओ बॉन्डिंग में? 4। क्लियर? तो बॉन्डिंग में आपके जो है 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में गया है जिससे सिग्मा बॉन्ड बना है, और बाकी 3 जो है वो डी पाई पी पाई बॉन्ड बना रहे हैं, जिससे कि आपका बोलो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके डी पाई पी पाई ऐसे कैलकुलेट करते हैं। कर लेंगे अब तो, चलिए बाकी नेक्स्ट में पढ़ेंगे।